देखो बच्चों, अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, 5-10 मिनट की बातें हैं, खत्म हो जाएंगी ये। देखो 11th क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो 1 अगस्त को हुआ, और हमारा जो बिजनेस हमने खरीदा था वो 1/4/2020 से, मतलब प्री पीरियड में 4 महीने, पोस्ट पीरियड में 8 महीने, टाइम रेशो होगी 1:2। उसके बाद कह रहा है परचेज कंसिडरेशन 35,000 डिसाइड हुए, जो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हाँ, परचेज कंसिडरेशन के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है, मतलब हमने कब पे किया, ये मैटर करता है। देखो हम 1 अक्टूबर को परचेज कंसिडरेशन की सेटलमेंट कर रहे हैं। जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1/4 को हुआ था, लेकिन हम 1 अक्टूबर को इसकी सेटलमेंट कर रहे हैं। 20,000 रुपए के शेयर्स दे रहे हैं, 20,000 शेयर्स, 1 रुपए का एक है, और 15,000 7% डिबेंचर्स दे रहे हैं, 15,000 रुपए के, मतलब तो 35,000 रुपए को ऐसे सेटल कर रहे हैं। अब बात ये आती है, उसके बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, जैसे सेल्स दे रखी है, परचेज दे रखी है, रैपिंग के खर्चे, पोस्टेज के खर्चे, वेयर हाउस के, इसमें कुछ आइटम बैलेंस शीट की भी हैं, उसको इग्नोर करो। जस्ट लाइक मैं अगर बोलूं फिक्स्ड एसेट्स, कोई रोल नहीं है उसका, वो बैलेंस शीट के आइटम है। हाँ, उसके ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन का यहाँ पे रोल है। इसके अलावा करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इसका कोई रोल नहीं है हमें, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी नहीं है। कह रहे हैं आपको ना स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रहा है 4946। हमें इस क्वेश्चन में स्टॉक का क्या रोल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर सेल्स दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आपको क्वेश्चन में जीपी रेशो गिवन नहीं है, तो मुझे जीपी गिवन नहीं है, तो मुझे जीपी पहले निकालना पड़ेगा। और जीपी निकालने का फॉर्मूला है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, या फिर सेल्स में से सीओजीएस घटा दो। क्वेश्चन के अंदर मुझे सेल्स दे रखी है 52,185 रुपए, 52185, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है मुझे, जो निकालनी पड़ेगी। एक तो ओपनिंग स्टॉक है 5261 का, जो वो बैलेंस के अंदर दे रखा है, और परचेजेस दे रखी है मुझे 38,829 रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4946 का। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल के आ गया, जीपी। ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को मैं किस रेशो में बांटूंगा, सेल्स रेशो में। जो क्वेश्चन कहेगा उस रेशो में बांट देंगे। आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रखा है। फिर आगे कह रहा है कि सेकंड पॉइंट में ही एवरेज मंथली सेल्स फॉर द अप्रैल मई जून है 1/2 ऑफ दोज ऑफ द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर। मतलब हमारे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसमें अप्रैल में जून की 1/2, 1/2, या इसको मैं 0.5 बोल दूं, क्योंकि 0.5 ही मैं लिख रहा था। तो 0.5, 0.5, 0.5 हमारी प्री पीरियड की चलेगी, और हमारी जुलाई से जो सेल्स है ना वो 1 हो रही है। तो एक प्री पीरियड में जुलाई भी आ रही है, उसके बाद 1 1 1 1 1 1 1 1, तो यहां पे हमारी कितनी हो गई टोटल 2.5, और यहां पे 8 मंथ्स हैं तो 8, तो 2.5:8 हो रही है हमारी। तो और 2.5:8 को सोल्व करना है हमने, या ऐसा कर सकते हैं, 2.5 को तो हम जो भी लिख सकते हैं 25/10 भी लिख सकते हैं, 25/10, और ये कितना है 8 ही है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है, 25:80। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5, और ये आ गया हमारे पास 16। तो 5:16 मेरी क्या निकल के आ गई, हमारी सेल्स रेशियो निकल के आ गई। अच्छा जी, ये काम तो हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और क्या कह रखा है, थर्ड पॉइंट में कह रखा है कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा थ्रू आउट द ईयर सेम है। मतलब हमें ग्रोस प्रॉफिट को जीपी रेशो में ही बांटना है, मतलब सेल्स रेशो में, सॉरी। उसके बाद कह रहा है कि ना रैपिंग, पोस्टेज, पैकिंग के खर्चे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू सेल्स। तो सिंपल है, रैपिंग, पोस्टेज और पैकिंग के खर्चे को सेल्स रेशो में बांट देंगे, जो हमारी 5:16 आई है। जबकि कह रहा है बाकी ऑफिस के खर्चे हैं वो टाइम रेशो में बांट दो। जैसे हमारे को वेयर हाउस रेंट रेट एंड टैक्स रेट्स दे रखे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये आप किस में बांटोगे, टाइम रेशो में। टाइम रेशो क्या है 1:2, 4 मंथ और 8 मंथ। उसके बाद डायरेक्टर सैलरी पोस्ट में, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन भी नहीं दे रखा, जो हमने 1 अक्टूबर को पेमेंट करी है, तो अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक का जो भी इंटरेस्ट बनता है इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, वो भी हमारा काम आसान हो गया। उसके बाद बाकी तो और क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारे लिए हो गया, इसमें कुछ नया था ही नहीं। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन में ना एक खास पॉइंट है,
11th क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ। हालांकि ना आपके पेपर में बैलेंस शीट आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन इस बैलेंस शीट बनाने में ना एक सिरदर्दी है। पहली सिरदर्दी तो ये, आपको इसके लिए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज आना चाहिए। जो आपने 12th क्लास में एनालिसिस वाली बुक के अंदर आपने पढ़ा था शेड्यूल 3 कि कैसे बनाना है, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को आपको आइटम्स याद करवाई गई थी उस टाइम पे। अब हमें उसको अप्लाई करना है बैलेंस शीट में। पहली बात तो ये, वो आपको चैप्टर आना चाहिए। इसका मतलब बैलेंस शीट तो मैं आपको तभी बनवा पाऊंगा ना जब आपको वो चैप्टर आता होगा। तो इट्स बेटर कि अगर हम वो चैप्टर जब कर लेंगे फाइनल अकाउंट वाला, तो उसी के अंदर ये डिस्कशन कर ली जाए उस चैप्टर के दौरान कि बैलेंस शीट बनानी कैसे है इस क्वेश्चन की। दूसरी बात, फिर भी आपको पता है कि जो यहाँ पे प्री पीरियड का प्रॉफिट आ रहा है ना, वो 1834 रुपए आ रहा है। वो ध्यान से समझना, प्री पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 1834 है और पोस्ट पीरियड का 4745 है। ये तो मेरा पोस्ट का हो गया, ये मेरा मतलब मेरा रिवेन्यू नेचर का है, मेरा खुद की कमाई है। ये मेरे बिजनेस बनने से पहले की कमाई है, इसलिए मैंने इसको कहां पे डालना है, कैपिटल रिजर्व में। ये मेरे लिए बिजनेस स्टार्ट होते ही मुझे कमाई हो गई ना, इसलिए ये कैपिटल मतलब स्टार्ट होने से पहले की कमाई है, ये कैपिटल रिजर्व है। अगर यहाँ पे लॉस हो जाता तो मैं इसको गुडविल बोलता प्री पीरियड का। अब एक बात इंपॉर्टेंट समझे, इस क्वेश्चन में ना हमें कैपिटल दे रखी है। जिसका बिजनेस खरीदा ना उसका नाम पता है क्या है, ललवानी। उसकी जो कैपिटल है ना वो 29,450 रुपए है और उसकी ड्रॉइंग्स भी है 500 रुपए, वो घटा दो एक बार के लिए। तो कितनी रह गई हमारे पास, 28,950 रुपए की कैपिटल है किसी पर्सन की। किसी एक बिजनेस की कैपिटल सिर्फ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होती है ना, कैपिटल का मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, वो उसकी 28,950 रुपए है। और हम उसको परचेज कंसिडरेशन के बदले में कितने रुपए दे रहे हैं, 35,000 रुपए। मतलब हम उसको कितने एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप ध्यान करो, वो शेयर्स वाले चैप्टर जब करते थे, अगर आप एसेट्स खरीदते थे, लाइबिलिटी लेते थे, अगर आप पैसा ज्यादा दे देते थे तो बैलेंसिंग फिगर आप गुडविल बोलते थे, अगर आप कम देते थे तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व बोलते थे। ये आपके माइंड में रहना चाहिए, शेयर्स वाले चैप्टर की बात है। और आप शेयर्स वाला चैप्टर अभी कर भी रहे होंगे साथ साथ, या नहीं किया तो बाद में मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि आप 12th में पढ़ के आए ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये जो है आपका 6,050 रुपए तो आपकी गुडविल हुई, जो आपने बिजनेस खरीदा है उसके ऊपर आपने 6,050 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अब बात ये आती है, 6,050 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये आपकी गुडविल है, नो डाउट गुडविल है। लेकिन बिजनेस खरीदते ही आपको 1834 रुपए का फायदा भी तो हुआ। कभी भी किसी भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से एक ही आइटम शो हो सकती है, दोनों कभी भी नहीं होती, या गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व होगी। तो ये जो कैपिटल रिजर्व है जो मैंने एक्स्ट्रा पे की है, थोड़ी बहुत भरपाई तो यहां से हो गई ना, कि मुझे आते ही बिजनेस स्टार्ट करते 1834 का फायदा दे गई। तो मैंने जो 6,050 रुपए फालतू पे करे, मैं उसमें से 1834 का फायदा लेस कर लेता हूं और मेरा बच कितना रहा है, 4216 रुपए। मैं ये कह सकता हूं ना कि ये मेरी गुडविल है, मैंने ये एक्स्ट्रा पे किए हैं। पे तो एक्स्ट्रा ये किए थे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करते ही पहले ही कमाई हो गई मुझे, तो एग्जैक्टली मुझे नेट कितना एक्स्ट्रा पे किया, 4216 रुपए। ये गुडविल मेरी बैलेंस शीट के अंदर शो होगी, ठीक है। हाँ, अगर आप सिर्फ आप वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते तो आप बोलते ये कैपिटल रिजर्व है, लेकिन बैलेंस शीट में जो एक्स्ट्रा पे किए वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का दोनों का नेट ही शो होगा। मान के चले ये कैपिटल रिजर्व मान लो 7,000 रुपए होता, मान लेते हैं, और गुडविल आपकी जो एक्स्ट्रा पे किए थे परचेज कंसिडरेशन से में जो ज्यादा पे किए थे वो 6,050 है मान लो, और आपका जो कैपिटल रिजर्व आता वो आपका 7,000 आता, तो 950 रुपए आपको फिर कैपिटल रिजर्व दिखाना पड़ता। कैपिटल रिजर्व अगर ज्यादा है गुडविल से तो कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे, गुडविल ज्यादा है कैपिटल रिजर्व से तो गुडविल दिखाएंगे। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, बैलेंस शीट मैं अभी नहीं बनवा रहा, जब बैलेंस शीट बनवाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। एक ही क्वेश्चन है, चुपचाप सिर्फ इसका ये चीज को समझ लो बस, जो मैंने बताई है, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं और आपका चैप्टर का एंड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक दो लास्ट पॉइंट है बस। देखो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1/4/20 को, COI है 1/8/2020 को, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी दे रखा है 1/10/2020 को। हमें बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिला है। रेंट कह रहा है 10,000 पर मंथ है सितंबर 2020 तक,
उसके बाद 2000 पर मंथ से इंक्रीज हो गया। पहले तो मुझे एक बात बताएं, रेंट में प्री पीरियड कितना है? अप्रैल मई जून जुलाई, 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 4, 40,000। पोस्ट पीरियड में हमारे कितना है? अगस्त और सितंबर में तो 10,000 ही है, तो 10,000 इंटू 2, 20,000। फिर उसके बाद 2000 से इंक्रीज हो गया तो 12,000 इंटू 6, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 12 6 72,000 रुपए। तो पोस्ट पीरियड में 92,000, प्री पीरियड में 40,000 रुपए, विदाउट एनी डाउट। तो ये हमारा हो गया रेंट का पॉइंट जो हमारे क्वेश्चन में बोल रखा था। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कह रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है ना उसमें 24,000 रुपए सेल्स प्रमोशन के हैं। तो अगर क्वेश्चन में देखें आपको ट्रैवलिंग का खर्चा दे रखा है 84,000, 84 में से 60,000 को तो आप बांट दो उसमें टाइम रेशियो में, जो भी टाइम रेशियो कितनी है 1:2, तो उसमें बांट दो, और जो 24,000 है वो सेल्स रेशियो में बांट दो। अभी सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं जो भी आएगी। इसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन में 3,000 ऐसे हैं जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कोई एसेट्स एक्वायर करी थी उसके हैं। तो ये कंफर्म है जितना भी डेप्रिसिएशन है, आप चेक करें डेप्रिसिएशन है कितना। आपका डेप्रिसिएशन है 48,000 रुपए, 48,000 में से 3,000 तो पोस्ट में बांट दो, लिख दो कंफर्म है, बाकी रह गए 45,000। उस 45,000 को पूरे साल में टाइम रेशियो में बांट दो 1:2 में, 15 प्री में, 30 पोस्ट में। 30 तो वो पोस्ट में प्लस 3,000 जो हमारे अलग से उस एसेट्स के जो हमने पोस्ट पीरियड में ही ली है, तो कितना हो जाएगा 15 प्री में, 30 प्लस 3 33 पोस्ट में। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन हमने डिस्चार्ज किया 30 सितंबर को, आसान काम है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन के लिए अलग से रेशियो निकलेगी, 4 महीने एक साइड 2 महीने एक साइड, क्योंकि आपका इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त को हुआ है और इनको जो हम पे कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन वो 30 सितंबर को पे कर रहे हैं। तो 4 महीने प्री में 2 महीने पोस्ट में, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन को उसी रेशियो में हम बांट देंगे। देखें अब हम बात करते हैं सेल्स रेशियो निकालने की। पहले क्या होता था, क्वेश्चन में ऐसा कह देता था कि जो हमारी एवरेज मंथली सेल्स है ना वो प्री पीरियड की जैसे है, उसका इतनी गुना ज्यादा है पोस्ट पीरियड में पर मंथ। अब ऐसा नहीं बोला, उसने ये बोला है कि जितनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन मिला है ना उससे जितना भी पीछे पीरियड है, मतलब 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसने मंथली नहीं बोला, उसने बोला जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है मतलब 1 अक्टूबर से, इससे पहले वाली सेल्स जितनी है ना उसके बाद वाली में 2/3 का इंक्रीज। उसने पर मंथ नहीं बोला, ये बात आप कंफर्म कर ले, पर मंथ नहीं बोला। तो अगर मैं इस पीरियड को x मान लेता हूं तो इस पीरियड में x में 2/3 और ऐड हो गया, मतलब मैं क्या कह सकता हूं पूरे साल की जो सेल्स है ना, जो पूरे साल की सेल्स है वो प्री पीरियड की अगर x है तो पोस्ट पीरियड की कितनी है x प्लस 2/3, इसमें 2/3 ऐड कर दो। मैंने प्री पीरियड की सेल्स को क्या माना है, प्री पीरियड नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जिस दिन मिला है उससे पहले वाले पीरियड की सेल्स को x। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 1 1 1 1 कर दो, यहाँ पे 1 में 2/3 ऐड करते जाओ हर मंथ में। वो तब होता था जब एवरेज मंथली सेल दे रखी होती थी, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने ऐसा कहा है कि जिस दिन सर्टिफिकेट मिला उससे पहले वाले पीरियड की सेल जितनी है उसकी 2 गुना, सॉरी 2/3 ज्यादा है पोस्ट पीरियड में। उसने मंथ की बात ही नहीं करी, तो हम भी उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। हम x प्री पीरियड की और पोस्ट पीरियड की x प्लस 2/3 इनका टोटल कर दूं तो टोटल पूरे साल की सेल्स है 96 लाख रुपीस। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूं, x प्लस 2, तो ये हो गया 96 लाख, और ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 2, और 96 लाख को हम ये सॉर्ट आउट कर देते हैं जो भी है। मुझे कैलकुलेशन यहां से देखनी ही पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है इसको करने का। देखें एक तो हमारी x इस पीरियड की सेल्स, फिर इसके बाद x इस पीरियड की प्लस 2/3 x और बढ़ा। मैं 2/3 x बोलना चाहिए था क्योंकि अगर इसको x बोला है तो उसका 2/3 तो बढ़ा है ना, मैंने इसको सिर्फ 2/3 लिख दिया था, गलती हो गई थी। 2/3 x। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2x, और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 2,88 लाख इज इक्वल टू 8x। तो x कितना आ गया हमारे पास 2,88 लाख डिवाइड बाय 8, मतलब हमारे x की वैल्यू आ गई 36 लाख रुपए। ये x क्या है, ये x क्या है ये आपको समझना है।
ये एक्स हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले की सेल्स है। मतलब हमारी जो टोटल पीरियड की सेल्स 96 लाख है ना, उस 96 लाख में प्री पीरियड पोस्ट पीरियड की मतलब ये तो है ही सही, 96 में से 36 घटा दो, लेकिन इसमें भी तो 2 महीने और आ रहे हैं। हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अगस्त को, तो 36 लाख जो है ये 6 महीने की सेल्स है, तो 36 लाख डिवाइड बाय 6, हर महीने की सेल्स हमारी कितनी हो गई प्री पीरियड की? 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, ये भी 6 लाख, और पोस्ट पीरियड के 2 महीने आ रहे हैं 6 लाख और 6 लाख। अच्छा, पोस्ट पीरियड की अब मैं बात करता हूं। अगर पूरी साल की सेल्स 96 लाख है, 96 में से 1/10 से पहले वाली सेल्स 36 लाख है, तो पोस्ट पीरियड की कितनी रह गई? 96 में से 36 घटा दो, 60 लाख। अब इस 60 लाख को डिवाइड कर दो अगले 6 महीने से, तो यहां पे आ गई 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। अब आपके लिए ये पोस्ट पीरियड है, बहुत ध्यान से समझे। आपकी 36 लाख जो आई है वो 1/10 से पहले की सेल्स आई है, क्योंकि मैंने एक्स किसको माना था? प्री पीरियड की सेल्स को माना था। तो 36 लाख जब निकल के आई है तो 6 महीने है पीछे, तो हर महीने की सेल्स 6 लाख, और प्री पीरियड उसमें आ रहा है 4 महीनों का, तो 6 लाख इंटू 4, 24 लाख रुपए हमारे पास आ गई इस पीरियड की सेल्स प्री वाले की। और पोस्ट पीरियड के 2 महीने इधर आ रहे थे, 6 लाख प्लस 10 10 10 10 10 10 तो है ही, तो 12 लाख ये, और 10 इंटू 6 60 लाख ये, तो 72 लाख रुपए मेरे हो गई पोस्ट पीरियड की सेल्स। प्री पीरियड की सेल्स हो रही है मेरी 24 लाख रुपए, पोस्ट पीरियड की सेल्स हो रही है 72 लाख रुपए, रेशो बन गई 1:3। ये 1:3 मेरी सेल्स रेशो निकल के आई है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये बाकी क्वेश्चंस की तरह भी तो कर सकते थे कि हम ऐसा कर लेते कि इसको 1:1:1:1 मान लेते प्री पीरियड में, पोस्ट वाले में भी 1:1 लिख के इस वाले को 5/3 5/3 5/3 कर देते। मतलब 5/3 कैसे? ये 1 में 2/3 ऐड हो गया, तो इसको 5/3 कर देते इस पीरियड को। लेकिन वो गलत हो जाता, क्योंकि वहां पे जब कह रखा होता था कि एवरेज मंथली सेल्स, तो हम हर महीने की लेते थे। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने कहा प्री पीरियड की सेल्स अगर 1 है, मतलब कौन से पीरियड की? COCOB, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने से पहले की सेल्स जितनी है उसकी 2/3 बढ़ रही है, तो वो प्री पीरियड है इसके लिए, सेल्स के लिए ये पोस्ट है। हमारा प्री पीरियड ये है, वो एक अलग बात है। उसके हिसाब से पहले 6 महीने की सेल्स अगर x है तो पोस्ट पीरियड की x में 2/3 ऐड हो रहा है बस, ठीक है। तो हमें वहां पे वो लॉजिक नहीं लगाना जो एवरेज वाला लगाते थे। आपको पॉइंट क्लियर होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, मान के चलता हूं। तो ये हमारे पास 1:3 सेल्स रेशियो निकल के आ रही है। बस हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे जो भी होगा, ठीक है। फिलहाल आप ये चैप्टर अपनी तरफ से पूरा कर दो।